नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान पर एक बार फिर से आप सभी का। आज हम भगत सिंह और सुखदेव दो क्रांतिकारी पढ़ने वाले हैं इस एक लेक्चर में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हमने समाप्त कर दिया था पिछले वाले लेक्चर्स में, और अब दो क्रांतिकारी नेता और बच रहे हैं अपने, तो दो नेताओं को अपन और अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना भगत सिंह और सुखदेव वाला लेक्चर है। तो भगत सिंह के बारे में अगर अपन शुरू करें तो भगत सिंह जो है वो उनका जन्म होता है 27 सितंबर 1907। जन्म तिथि इंपॉर्टेंट है इस क्रांतिकारी, बड़े क्रांतिकारियों की सबकी जन्म तिथि जो है आप याद रखना जरूर। तो 27 सितंबर 1907 को जो है इनका जन्म होता है। वंगा गांव पड़ता है अपने लोयलपुर में। ठीक है, लोयलपुर आज के समय जो है पाकिस्तानी पंजाब में। ठीक है, तो अपने वंगा गांव लोयलपुर में पड़ता है। 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है, भगत सिंह का जन्म होता है। इनके पिताजी जो थे खुद राष्ट्रवादी एक तरीके से लीडर थे, किशन सिंह जी। इनके दोनों चाचा भी राष्ट्रवादी नेता हैं, अजीत सिंह जी और स्वर्ण सिंह जी। ठीक है, अजीत सिंह जी तो काफी लंबे समय तक जो जेल में भी रहे हुए हैं। ठीक है, और जट आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन वहां पंजाब क्षेत्र में किसानों के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, ये तीनों जो है अपने क्रांतिकारी भाई हैं एक तरीके से। और किशन सिंह जी की संतान के रूप में अपने भगत सिंह का जन्म हुआ। इनकी माताजी का नाम था विद्यावती कौर। क्या नाम था इनकी माताजी का? विद्यावती कौर, है ना। तो ये नाम याद रख लेना आप। स्पेशली इनके चाचा जी के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस क्रांतिकारी के जो चाचा जी है वो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो वो चाचा जी अजीत सिंह जी थे और स्वर्ण सिंह जी थे, दोनों राष्ट्रवादी नेता हैं। और काफी दिनों तक जो है अजीत सिंह जी जो है भारत से बाहर पलायन भी रहा है इनका। ठीक है, केवल इसी वजह से कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनके जो आदर्श थे, शुरुआती जो आदर्श थे इनके, मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह साराभाई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में नाम पूछे जाएंगे कि भगत सिंह अपना आदर्श किसे मानते थे। तो आदर्श किसको मानते थे अपने? एक तो मदन लाल ढींगरा, ठीक है, एक करतार सिंह साराभाई। ठीक है, दोनों बड़े क्रांतिकारी नेता हैं और दोनों को जो है अपने भगत सिंह जो है अपने आदर्श मानते थे। तो ये नाम याद रख लेना दोनों के। और गांधी जी का भी ये सम्मान करते थे, गांधी जी के आदर्शों को भी ये मानते थे। लेकिन जो है असहयोग जब आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, उसके बाद जो है ये वापस इनसे गांधी जी से नाराज हो गए थे। जैसे कि ज्यादातर इस समय के जो क्रांतिकारी नेता हुए थे वो असहयोग आंदोलन की वजह से ही जो है नाराज हुए थे। ठीक है, तो आप देख लेना ये चीज कि गांधी जी को भी आदर्श मानते हैं, उनके विचारों को भी पूजनीय मानते हैं, लेकिन असहयोग वापस लेने के बाद जो है गांधी जी के विचारों से नाराज हो जाते हैं। और इनका जो आदर्श थे वो थे मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह साराभाई। अब देखिए, ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जो स्कूली शिक्षा से ही जो है क्रांति में संलिप्त रहेंगे। ठीक है, जब स्कूल में थे अपने टाइम में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है इनको जो है बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा। ठीक है, कि अंग्रेज सरकार हमारे भारतीयों के खिलाफ क्या क्या कर सकती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फिर उसमें आग में घी का काम किया असहयोग आंदोलन की विफलता ने। जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया तो भी इनको धक्का लगा गहरा। तो ये दोनों जो घटनाएं थी, इस वजह से जो है भगत सिंह जो है क्रांति की दिशा में आगे बढ़ते चले गए। और शुरुआत में जो है ये आर्य समाज के विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे। जब आर्य समाज के विद्यालय में पढ़ रहे थे उस समय जो है इनकी शादी की बात चलने लगी। तो शादी की बात जब चली तो वो शादी के डर से कानपुर की तरफ भाग गए। कानपुर में इनका संपर्क होता है राष्ट्रवादी नेताओं से। कानपुर के बहुत बड़े अपन राजस्थान के बिजोली आंदोलन में भी इनका नाम अपन ने पढ़ा है, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के थे। कानपुर से एक अखबार चलाया करते थे, उसका नाम था प्रताप। ठीक है, तो प्रताप नाम से जो है अखबार चलाया करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके संपर्क में आ गए। और क्योंकि स्कूल में पढ़ते थे, आर्य समाज के विद्यालय में पढ़ते थे और राष्ट्रवादी विचार थे और लिखते भी बहुत अच्छा थे, तो इन्होंने क्या है बलवंत सिंह नाम से जो है प्रताप नामक न्यूज़पेपर में काम करना शुरू कर दिया। तो कौन सा क्रांतिकारी नेता ऐसा था जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में कुछ लेख छपे थे जिनके? ठीक है, तो वो क्रांतिकारी थे अपने बलवंत सिंह नाम से भगत सिंह। ठीक है, अपना नाम चेंज कर रखा है ताकि घर वालों के पकड़ में ना आ जाए। ठीक है, तो बलवंत सिंह नाम से जो है लेख लिख रहे हैं कौन? अपने भगत सिंह। तो ये ध्यान रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। तो बलवंत सिंह नाम से जो है काम कर रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के न्यूज़पेपर में, प्रताप में। ठीक है, उसके बाद कानपुर से जो है बाद में जब कानपुर में जब इनका मन नहीं लगा तो वापस दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में जो है अर्जुन सिंह नाम से नाम बदल कर रहने लगे। ठीक है, तो अर्जुन सिंह नाम से नाम बदल कर रहने लगे और फिर बाद में लाहौर चले गए। बाद में घर वालों को पता भी चल गया भाई ठीक है नहीं करना चाहता तो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद जो है निम्न में से आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, भगत सिंह के कौन से उपनाम नहीं है? ठीक है, बलवंत सिंह भी भगत सिंह का ही नाम है, अर्जुन सिंह भी भगत सिंह का ही नाम है। ठीक है, तो इन नामों से जो है बदलकर जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं भारत के। तो ये भी आप याद रख लेना दोनों चीजें।
फिर लाहौर में आ जाते हैं। लाहौर में एक कॉलेज हुआ करता था उस समय, नेशनल कॉलेज, ठीक है। लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना में अपने सॉरी स्थापना नहीं करते हैं, लाहौर में एक नेशनल कॉलेज होता था, वहां पर जो है इनकी भेंट होती है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और झंडा सिंह से। तो क्रांतिकारियों का एक गुटबंदी हो जाती है लाहौर के नेशनल कॉलेज से, ठीक है। तो नेशनल कॉलेज लाहौर एक तरीके से क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता है। काफी लंबे समय तक जो है क्रांतिकारी यहाँ पर जो है शरण पाते थे नेशनल कॉलेज में, ठीक है। तो नेशनल कॉलेज में पढ़ना शुरू करते हैं, दाखिला आर्य समाज के स्कूल से निकलकर नेशनल कॉलेज में दाखिले के दौरान इनको मिल गए यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और झंडा सिंह। चंद्रशेखर आजाद वाले लेक्चर में अपन ने बात किया था यशपाल कौन से कांड में उलझ गए थे, ठीक है। भगवती चरण वर्मा भी किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। सुखदेव, झंडा सिंह, सुखदेव को तो अपन अभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो झंडा सिंह भी जो है क्रांतिकारी विचारों के बहुत ज्यादा करीब थे। तो ये सब लोग जो है मिलके जो है वहां पे एक गैंग चलाते हैं और गैंग का लीडर होता है उस समय भगत सिंह, ठीक है। अब इसी समय जो है सुखदेव जो है सबसे महत्वपूर्ण आदमी इनमें, क्योंकि सुखदेव जो है उनका संपर्क है सीधा यूपी के क्रांतिकारियों से। यूपी के क्रांतिकारी मतलब कानपुर के क्रांतिकारी है, चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्र सान्याल, ये सब कानपुर से अपनी एक्टिविटी चला रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, इन सबसे जो है संपर्क था इनका अपने सुखदेव का, और सुखदेव के थ्रू इनका संपर्क हुआ भगत सिंह, राजगुरु, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इन सबसे जो है इनका संपर्क हो जाता है बाद में, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना कि सुखदेव ने जो है एक तरीके से ब्रिज का काम किया यूपी के क्रांतिकारियों से, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद और सचिन सान्याल से इनका संपर्क होता है और 1926 में एक ये संगठन बनाते हैं, नौजवान भारत सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। 1924 में एचआरए चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये इतने छोटे हैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो एचआरए में शामिल नहीं है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अपन ने बात की, 1924 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन एचआरए में जो इनको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इनसे ये संपर्क में है एचआरए के, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और सचिन सान्याल से मिले रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब 1926 में खुद नौजवान भारत सभा चलाएंगे तो लाहौर से इसका संचालन किया जाएगा। किसका? नौजवान भारत सभा का। बाद में जब नौजवान भारत सभा अपनी एक्टिविटीज चालू करती है तो इसमें देख लेना, इनका नौजवान भारत सभा का जो स्लोगन है वो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद नामक स्लोगन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है या किस संगठन का जो नारा था, वो था हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो वो नारा था अपने नौजवान भारत सभा का। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जब अपने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की जब मृत्यु हो जाएगी ना, तो सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि आप जो है, सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप जो है भगत सिंह जिंदाबाद कहो, चाहे भगत सिंह जिंदाबाद कहो, चाहे इंकलाब जिंदाबाद कहो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा जो है इन्होंने इतना लोकप्रिय कर दिया था। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ये बात कहेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद एक ही है। ये बात किसने कही थी, किस क्रांतिकारी ने कही थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो नौजवान भारत सभा जो है उसका जो स्लोगन था वो पूछा जाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनका स्लोगन था। 1926 में संगठन की स्थापना करी, किन ने करी? भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल और छबली दास। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। भगत सिंह भी इसमें शामिल है, सुखदेव भी इसमें शामिल है, छबली दास भी इसमें शामिल है और यशपाल भी इसमें शामिल है, ठीक है। अपन ने सबके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में, चंद्रशेखर आजाद वाले में मैंने अच्छा डिटेल से बता दिया था आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें जो भगत सिंह से स्पेशली जुड़ी हुई है उन पर थोड़ा सा ज्यादा अपन तवज्जो देते हैं। 1928 में एक संगठन बनता है, अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA जिसको अपन बोलते हैं। सोशलिस्ट शब्द डाल दिया गया क्योंकि भगत सिंह जो है और भगत सिंह और इनके जो साथी है वो समाजवादी विचारों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो पिछली बार ये था सिर्फ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन जब समाजवादी विचारधारा के लोग बहुत ज्यादा शामिल हो गए इसमें, तो इनका जो है ये एक देश के लिए एक समर्पित युवा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो समाजवाद की विचारधारा में अपनी स्वीकार्यता रखते हैं। इस वजह से जो है इसका नाम, संगठन का नाम क्या रख दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। खुद भगत सिंह भी कुछ क्या थे? समाजवादी। अपन बाद में बात करेंगे, भगत सिंह भी जो है अपने समाजवादी व्यक्ति थे, है ना। इस वजह से जो है इनका इस संगठन का नाम रख दिया गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर युवा वर्ग तैयार हो गया। युवा वर्ग ऑलरेडी लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहा है और नेशनल कॉलेज से बहुत सारे युवा छात्र जो है आ जाएंगे अपने HSRA को ज्वाइन करने। 2 साल बाद ही 1926 में नौजवान भारत सभा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर अपन देखते हैं इनके, भगत सिंह ने जो है 2 बड़े कांड किए थे उस समय। एक तो सांडर्स की हत्या कर दी। देखो लाला लाजपत राय के बारे में अपन ने जब पढ़ा था तो लाला जी की हत्या कर दी जाती है, हत्या एक तरीके से हत्या हो ही जाती है। उससे स्टिक से जब इनको पीटा जाता है, लाठी से इनको पीटा जाता है लाला जी को, तो उस समय जो है अपना स्कॉट नाम का एक पुलिस अधिकारी होता था, स्कॉट की हत्या करने के लिए ये प्लान बनाते हैं। कौन? अपने भगत सिंह, सुखदेव,
है ना, राजगुरु, ये सब इसमें शामिल थे सैंडर्स की हत्या में। ठीक है, तो ये क्या एक प्लान बनाते हैं कि अपन क्या करेंगे, ये जो स्कॉट है इसने लाला जी की हत्या के लिए आदेश दिए थे, पुलिस अधीक्षक हुआ करता था उस समय लाहौर का, तो इसकी जो है अपन हत्या करते हैं, हत्या का प्लान बनाया। ठीक है, इससे क्या है एक सामाजिक मैसेज जाएगा, ज्यादा से ज्यादा देशवासी इससे जुड़ा हुआ फील करेंगे, तो इस वजह से जो है इनको हत्या का प्लान बनाया गया था। लेकिन स्कॉट को मारने गए थे और सैंडर्स भी उसके जैसा ही लगता था, तो सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या कर दी, तो सबसे पहली सैंडर्स में गोली चलाने वाले थे राजगुरु। ठीक है, पहली गोली राजगुरु ने चलाई, दूसरी गोली भगत सिंह ने चलाई। तो इस तरीके से सैंडर्स की हत्या कर दी गई, और सैंडर्स की जैसे हत्या हुई तो उसको इनको पकड़ने के लिए इसके पीछे एक हेड कांस्टेबल भागा, उसका नाम था चानन सिंह। क्या नाम था हेड कांस्टेबल का? चानन सिंह। तो उस चानन सिंह की भी जो है इनको गोली मारकर हत्या करनी पड़ी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि इस जो पूरे कांड लाहौर षड्यंत्र जिस केस के नाम से रजिस्टर्ड था ना, 1928 में ये केस हुआ था लाहौर षड्यंत्र नाम से। तो लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था, न केवल सैंडर्स मारा गया था, अपितु उसके साथ चानन सिंह भी मारा गया था। हेड कांस्टेबल जो इनके पीछे भागा था, तो उसके लिए उसको भी नीचे गोली चलाई थी, लेकिन वो जो है बच नहीं पाया, वो मर गया। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं ये जो इसमें इस पूरे केस में जो है कौन कौन लोग शामिल थे। तो ध्यान रख लेना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो थे, लेकिन इनके साथ एक भगवती चरण वर्मा जो थे ना, अपने भगवती चरण वर्मा, उनकी वाइफ थी दुर्गा देवी। ठीक है, तो इन्होंने भी इनकी हेल्प की है। तो ये चारों जने जो है वहां से फरार हो जाते हैं, और फरार होके निकल जाते हैं अपने यूपी के साइड। ठीक है, तो कौन कौन लोग थे इसमें शामिल लाहौर षड्यंत्र में? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों तो शामिल थे, और इनको फांसी की सजा भी हो जाएगी, और दुर्गा देवी भी इनमें शामिल थी, और दुर्गा देवी जो है भगवती शरण वर्मा की पत्नी थी। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना आप। और ये भागने में सफल रहे थे सारे लोग। और फिर देखो 1928 में लाहौर षड्यंत्र केस हो गया। अब इनको लगा कि ठीक है, अपन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, न किसी प्रकार का कोई प्रूफ है कि किसने मारा है किसने नहीं मारा, लेकिन ये केस रजिस्टर्ड था ऑलरेडी पुलिस की, मतलब पुलिस के रिकॉर्ड्स में ये केस आ चुका था लाहौर षड्यंत्र नाम से। ठीक है, अब क्या हुआ, भगत सिंह ने सोचा कि अपन क्या है एक अहिंसक बम ब्लास्ट करते हैं। अहिंसक बम ब्लास्ट में अपन क्या करेंगे कि बम में अपन छर्रे नहीं डालेंगे, लोहे के कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं डालेंगे जिससे कि विनाशकारी हो जाए, लोग मर जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ धमाका हो उसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया। प्लान में मैंने कल आपको बताया था, चंद्रशेखर आजाद ने मना कर दिया था कि आप मत करो, आपने ऑलरेडी एक हत्या कर रखी है, तो आपका नाम जो है खुल जाएगा केसेस में, पुलिस के केसेस में। तो चंद्रशेखर आजाद ने मना किया, लेकिन इन्होंने जो है भगत सिंह ने, राजगुरु ने और सुखदेव ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाके, ये प्लानिंग में सब लोग शामिल थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब लोग शामिल है प्लानिंग में। और ये गए दिल्ली में जो है अपने सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी उस समय, केंद्रीय विधानसभा, उस केंद्रीय विधानसभा में ये बम विस्फोट करते हैं। 8 अप्रैल की घटना है, 8 अप्रैल 1929 की घटना है। और 8 अप्रैल 1929 को जो सेंट्रल असेंबली है, जिसको अपन केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं दिल्ली में, वहां पर एक बम विस्फोट किया जाता है। उस समय 2 बिल्स पर चर्चाएं हो रही थी। इनका उद्देश्य यह भी था कि इन दोनों बिल का विरोध करेंगे अपन। 2 बिल कौन कौन से चल रहे थे उस समय, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, तो ये दोनों बिल जब चर्चा हो रही थी इन पर, तो इन पर जो है बम ब्लास्ट कर दिया जाता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। 2 व्यक्तियों के नाम आप याद रखना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। प्लानिंग में सब लोग शामिल थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब लोग प्लानिंग में शामिल थे। ठीक है, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है इसमें बम डाला जाता है। और ये दोनों भगत सिंह का ये स्टेटमेंट उस समय जो है लोकप्रिय हो गया था कि गूंगी बहरी सरकार के कानों तक देशवासियों के बात पहुंचाना ही हमारे इस बॉम्ब डालने का उद्देश्य है। ठीक है, तो उस समय ये जोर जोर से बोलने लगी, और उस समय इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और ये स्टेटमेंट इनका पूछना बनता है कि गूंगी बहरी सरकार के कानों तक देशवासियों की बात पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी अपने भगत सिंह ने। ठीक है, इसके बाद इनको जेल में ले जाया जाता है। जेल में वो लाहौर षड्यंत्र वाला केस है वो वापस खुलता है, और वो वापस षड्यंत्र वाला केस खुलता है, और 2 साल तक जो है लाहौर षड्यंत्र वाला केस का ट्रायल चलता है। उस समय जो है इनको जेल में रखा जाता है। फिर जो अपन देखते हैं कि 2 वर्ष तक ये जेल में रहेंगे, और बाद में जो है इनको फांसी दे दी जाती है। उस समय उसके बाद जैसे इनमें लाहौर षड्यंत्र में इनका नाम आ गया, तो बटुकेश्वर और अपना भगत सिंह, ये दोनों तो उसमें ऑलरेडी जेल में थे, है ना। उसके बाद जो है सुखदेव, राजगुरु, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब लाहौर से, और गिरफ्तार करके जो है इनको भी उसी जेल में ले आया गया, सेम जेल में। और अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, इसमें बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं होती है। बटुकेश्वर दत्त, क्योंकि इन्होंने अहिंसक बॉम्ब डाला था, ये सिर्फ जो है
किसी की हत्या करने के इंटेंशन से नहीं बनाया था इन्होंने ये बॉम्ब, ठीक है। तो ये इस वजह से आप ये ध्यान रख लेना कि बटुकेश्वर दत्त को कोई भी जो है सजा नहीं मिलती है इस पूरे केस में। केवल सजा भगत सिंह को भी इसीलिए मिलती है क्योंकि इन्होंने ये शामिल थे किसमें, सैंडर्स की हत्या में, ठीक है। तो सैंडर्स की हत्या में जो जो लोग शामिल थे उन्हीं को सजा मिली है, ये ध्यान रखना, फांसी की, है ना। इस वाले केस की वजह से इनको सजा नहीं मिली है, केंद्रीय विधान परिषद वाले केस से इनको सजा नहीं मिली है, ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं कौन कौन आ गए। सुखदेव पकड़ में आ गए, राजगुरु पकड़ में आ गए, भगत सिंह ऑलरेडी पकड़ में आ चुके थे। तो अब ये लोग जो है जेल में एक साथ रह रहे हैं और 2 साल तक लगभग ये जेल में रहेंगे, ठीक है। तो 2 साल जेल में रहेंगे तो जेल में क्या है, उस समय सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव था, तो वहां पर भी इन्होंने जो है हड़ताल की थी, ठीक है। और उसमें जो है फिर बाद में जब 23 मार्च 1931 की तारीख है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी, ये तारीख थी 23 मार्च 1931, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को, तीनों को जो है अपने फांसी की सजा दी जाती है। और कई बार कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनके जब फांसी हो गई थी तो क्योंकि ज्यादातर युवा आक्रोशित थे, इसलिए जो है इनको फांसी भी ऐसी जगह पे दी गई है जहां पे कोई ना देख सके, और ऐसे अवांछित समय में दी गई है जिस समय में यूजुअली फांसी नहीं होती है, बहुत सुबह सुबह के 3-4 बजे के आसपास फांसी दी है, ठीक है। तो उस समय जो है फांसी दी गई इनको, और क्रांतिकारियों के जो शरीर थे उनके टुकड़े ले जाए गए और सतलज नदी के किनारे केरोसिन डाल के जला दिए गए, ठीक है। तो नॉर्मल इनका दाह संस्कार भी प्रॉपर नहीं हो पाया था, और इनको जो है 2 गज जमीन भी नहीं मिली थी, और दाह संस्कार नहीं हुआ था, सिर्फ अपने इनके शरीर के टुकड़ों पे केरोसिन डाल के छिड़क के जला दिया गया था। ये ब्रिटिश सरकार ने इस तरीके के काम किए थे ताकि जो क्रांतिकारी जो नेता, जब क्रांतिकारी व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देके जाता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो मोटिवेशन सामान्य जनता तक ना पहुंचे, इस वजह से इनको इस तरीके की जो है सुसुप्त तरीके से मार दिया गया था, मौत दी गई थी, इसी वजह से दी गई थी, ठीक है। और भगत सिंह जो है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि भगत सिंह जो है अपनी मृत्यु से पूर्व क्या पढ़ रहे थे, तो वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लेनिन अपने रूसी क्रांति के बहुत बड़े नेता हुए हैं, लेनिन, उनकी जीवनी पढ़ रहे थे, कौन, भगत सिंह, फांसी से पहले यही काम कर रहे थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का वो स्टेटमेंट लोकप्रिय है कि भगत सिंह कहो चाहे इंकलाबाद, भगत सिंह की जिंदाबाद कहो चाहे इंकलाब जिंदाबाद कहो, एक ही बात है, ठीक है। फिर इनकी जो विचारधारा है समाजवादी है, ठीक है। समाज के सभी तबकों को एक साथ लाके जो है एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते थे, ये इनकी विचारधारा थी। जो समाजवादी व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है। फिर नास्तिक है, नास्तिक है इसीलिए इनकी किताब फेमस है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, है ना। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, ये अपने किसकी किताब है, ये पंपलेट टाइप है, मैं नास्तिक क्यों हूं इस करके, ठीक है। तो ये आप ये नाम याद रखना, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है। तो मैं एथिस्ट क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये इनकी किताब है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सुखदेव जी को। तो सुखदेव थापर थे, 15 मई 1907 में इनका जन्म हुआ है गोपरा लुधियाना में, ये भी पंजाब के थे, ठीक है। सेम कॉलेज में पढ़ रहे, नेशनल कॉलेज में, ठीक है। सुखदेव जो थे, इनके पिताजी का नाम था रामलाल थापर और माता जी का नाम था रल्ली देवी। लायलपुर में रामलाल थापर जी का जो है पूरा बिजनेस चलता था बहुत अच्छा। 3 साल की उम्र में जो है, जब ये 3 साल के थे, कौन, सुखदेव जी, तो सुखदेव जी 3 साल के थे उसी समय जो है लायलपुर में इनके पिताजी रामलाल थापर की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, बचपन से ही पिता का साया हट गया था, ठीक है। तो राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलिप्त हो गए थे। बाद में जो है नेशनल कॉलेज में जब दाखिला हो गया तो ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे युवाओं को इन्फ्लुएंस किया। इनके संपर्क जो थे यूपी के, जो उस समय के जो बड़े बड़े जो नेता हुआ करते थे, क्रांतिकारी नेता, उनसे इनके काफी अच्छे संपर्क थे। तो जब इनके संपर्क थे तो वो लोग जो है सीधे सीधे इनसे कनेक्टेड थे, और इन्हीं के थ्रू जो है लाहौर के जितना भी नेशनल कॉलेज में जो एक जत्था बना हुआ था इनका, उनसे संपर्क कराने का श्रेय किसको जाता है, अपने सुखदेव थापर को जाता है, यूपी के क्रांतिकारियों। और वही क्रांति की जो ज्वाला है यूपी में जो जलाई थी चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, इन्होंने, वो ज्वाला अपने लाहौर तक पहुंचेगी इन्हीं के थ्रू, ठीक है। तो सुखदेव थापर वो व्यक्ति थे, इसीलिए इनको अपन देखते हैं कि भगत सिंह के मार्गदर्शक और भगत सिंह के चाणक्य भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो भगत सिंह के साथी जरूर थे, लेकिन भगत सिंह को जो है मार्गदर्शन का कार्य कौन किया करते थे, अपने सुखदेव जी, ठीक है। तो सुखदेव जो है भगत सिंह के मार्गदर्शक है और चाणक्य भी है, सुखदेव, ठीक है। भगत सिंह के चाणक्य पूछ ले, भगत सिंह के मार्गदर्शक पूछ ले, तो कौन है, दोनों सुखदेव थापर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। 1926 में मैंने कहा था नौजवान भारत सभा इनके साथ ही बनाई गई थी, तो सुखदेव भी यहाँ मौजूद थे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं 1928 में HSRA में अपने भगत सिंह के साथ सॉरी भगत सिंह के साथ, अब देखो HSRA का जो मेन व्यक्ति था ना, पंजाब और उत्तरी भारत, है ना, पंजाब और उत्तरी भारत का मतलब है उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है। उस क्षेत्र की जो पूरी जिम्मेदारी थी ना HSRA की, वो किसको दी गई थी, सुखदेव थापर को। मेन लीडर आदमी थे,
ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि HSRA का जो मेन मुख्य जिम्मा था पंजाब और उत्तरी भारत के क्षेत्र के लिए, तो वो किसको दिया गया था, वो अपने सुखदेव थापर को दिया गया था, और यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सुखदेव से। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1928 में HSRA का जो जिम्मा है वो पंजाब और उत्तरी पश्चिमी भारत के लिए या उत्तरी भारत के लिए दिया गया था, किसको, सुखदेव थापर को। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 1928 में सांडर्स की हत्या में भी ये मौजूद थे अपने, इसी वजह से जो है इनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु के साथ साथ इनको भी फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये आपके दोनों लीडर जो है आपके इसमें आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, इसमें इनके बारे में इतना ही ज्यादा वो है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर अपन फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भगत सिंह के बारे में अगर अपन देखें तो 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है वंगा गांव लोयलपुर में, और लोयलपुर आज के पाकिस्तानी पंजाब में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह जी, माताजी का नाम विद्यावती कौर, चाचा जी का नाम अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। चाचा जी अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जो है दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। पिताजी की भी सोच जो थी वो राष्ट्रवादी थी, किशन सिंह जी की भी। फिर अपन देखते हैं इनका जो आदर्श था वो था मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह साराभाई। ठीक है, दोनों बड़े क्रांतिकारी नेता जो है इनके आदर्श हुआ करते थे, मदन लाल ढींगरा और करतार सिंह साराभाई। गांधी जी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे तो गांधी जी से भी नाराज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये पूरी तरह से टूट जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपनी जो भावना है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से जो है असहयोग में भी जब ये विफल होंगे तो सबसे ज्यादा जो दुखी है वो अपने भगत सिंह होंगे, और इसी वजह से ये कानपुर में जो है काफी लोगों से मिल जाएंगे। और जब आरंभिक शिक्षा इनकी जो है आर्य समाज विद्यालय से हुई है आरंभिक शिक्षा, और जब शादी की बात चली तो कानपुर भाग गए। कानपुर में अपने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के लिए लिखना शुरू कर देंगे, फिर बलवंत सिंह नाम से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कानपुर में भगत सिंह नाम से नहीं लिख रहे हैं, बलवंत सिंह नाम से लिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। बलवंत सिंह नाम से कौन राष्ट्रवादी नेता लिख रहा है प्रताप वाले अखबार में, ये कौन लिख रहे हैं, अपने भगत सिंह। ठीक है, फिर दिल्ली में अपना नाम चेंज अर्जुन सिंह नाम से रहने लग जाते हैं। लाहौर में नेशनल कॉलेज में दाखिला हो जाता है, और नेशनल कॉलेज में यशपाल, भगवती चरण वर्मा और सुखदेव और झंडा सिंह इनके साथ जो है अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। और इनके संपर्क में आने के बाद जो है एक पूरा जत्था तैयार हो जाता है क्रांतिकारियों का, और इस जत्थे ने मिलकर जो है अपने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना करी। और नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह, यशपाल, छबलीलाल और सुखदेव ने मिलकर तैयार किया था, और इसका जो स्लोगन था, मेन स्लोगन था, वो था हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी नेशनल कॉलेज में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सान्याल से भी इनका संपर्क हो गया था, तो ये भी ध्यान रख लेना। फिर 1928 में अपना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का संगठन तैयार होता है। भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। उद्देश्य इसका यह था कि देश के लिए अपने को समर्पित युवा वर्ग तैयार करना था। समाजवादी शब्द इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि बहुत सारे जो विचारक, ये जो सारे क्रांतिकारी जो युवा नेता थे वो समाजवाद की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए फिर अपने शर्मा पंडित जी ने भी जो है, पंडित जी मतलब अपने चंद्रशेखर आजाद जी ने, उन्होंने भी जो है इनके बारे में जो है उन्हें ये स्वीकार्य था कि पहले HRA संगठन हुआ करता था पहले, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसका नाम सोशलिस्ट डालने का जो है जिम्मा किसको दिया जाता है, अपने भगत सिंह को दिया जाता है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर सांडर्स की हत्या हो जाती है, लाहौर हत्या कर देते हैं। लाहौर षड्यंत्र नाम से केस रजिस्टर होता है 1928 में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों शामिल थे। जब लाला जी की हत्या कर देता है कौन, स्कॉट, तो स्कॉट को सांडर्स को स्कॉट समझ के जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, आई एम सॉरी। और फिर उसके बाद जो है दुर्गा देवी जो है वो भगवती शरण वर्मा की पत्नी हुआ करती थी, और भगवती शरण वर्मा की जो पत्नी है वो भी इसमें शामिल थी। और जब ये चारों लोग जो है हत्या कर देते हैं सांडर्स की, उसके साथ साथ चानन सिंह भी जो हेड कांस्टेबल हुआ करता था वो उनका पीछा करता है, तो वो भी मारा जाता है। फिर अपन देखते हैं कि दोनों चारों के जो है हत्या करके भागने में सफल हो जाते हैं। फिर भागने में सफल हो जाते हैं तो भगत सिंह और बटुकेश्वर एक प्लान बना के केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली में बम फोड़ते हैं, और वो बम जो है अहिंसक बम जिसको बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ जो गूंगे बहरे हैं उनको आवाज पहुंचाने ही तक की जो बात थी इनकी, वो थी इसके माध्यम से ये वो आवाज ही पहुंचाना चाहते थे सिर्फ। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 की घटना है ये। और पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जो है ये एक तरीके से डिस्कशन चल रहा था, उसका विरोध करने के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने जो है इसका बम फेंका। और इनका उद्देश्य क्या था, गूंगी बहरी सरकारों के कानों तक देशवासियों की बात पहुंचाना। ठीक है, तो ये उद्देश्य था। और जब इनको जेल में ले जाया जाता है तो फिर पुराने इनके केस खुलने लग जाते हैं, और लाहौर षड्यंत्र वापस खुलता है। लाहौर षड्यंत्र खुलता है तो भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में जो है सुखदेव और राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां पर तीनों लोग रह रहे थे, तब खाने पीने की इनकी सुविधाएं प्रॉपर सही नहीं थी, तो वहां पर भी आंदोलन कर देते हैं, तो इनको जल्दी से फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च 1931 की घटना है।
जब इनको फांसी दे दी जाती है और क्रांतिकारियों के जो शरीर के टुकड़े थे उनको सतलज नदी के तट पर जो है केरोसिन डाल के जला दिया जाता है। और भगत सिंह फांसी से पहले क्या पढ़ रहे थे? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भगत सिंह जिंदाबाद कहो चाहे इंकलाब जिंदाबाद कहो, एक ही बात है। फिर अपन देखते हैं कि इनकी विचारधारा में देखें तो समाजवादी थे और खुद नास्तिक थे, और इन्होंने एक पर्चा भी लिखा था, इसका नाम था वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। फिर सुखदेव थापर के बारे में बात करें तो 15 मई 1907 को इनका जन्म हो रहा है गोबरा लुधियाना पंजाब में, और रामलाल थापर और रल्ली देवी के पुत्र हुआ करते थे। लायलपुर में पिताजी का व्यवसाय था, लेकिन 3 साल के जब सुखदेव जी थे तभी इनके पिताजी रामलाल जी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगत सिंह के मार्गदर्शक और भगत सिंह के चाणक्य भी ये कहे जाते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा में शामिल थे, 1928 में HSRA में शामिल थे, सांड्रस की हत्या में शामिल थे, और फिर अपन देखते हैं 23 मार्च 1931 को जब तीनों को फांसी हुई थी साथ में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों इसमें शामिल थे। तो ये था अपना भगत सिंह और सुखदेव। और अपने अब दो और नेता रह गए। 2 और नेता को अपन जल्दी से अपन कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आपको कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर्स, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।